जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगा रहे हैं ईवीएम पर बैन। फेल होगा बीजेपी का प्लान, अब क्या करेंगे मोदी और ज्ञानेश। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, तो क्या अब भारत में भी ईवीएम को बैन करने के लिए राहुल गांधी नया आंदोलन शुरू करेंगे? आखिर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसला लिया है, जिस फैसले के बाद यह कहा जा रहा है कि ईवीएम का हर तरीके का प्रयोग बैन हो जाएगा, तो क्या उसका असर दुनिया के दूसरे देशों पर भी पड़ने जा रहा है? आखिर जिन देशों ने ईवीएम का आविष्कार किया, उन्होंने ही कुछ चुनाव के बाद में ईवीएम को बैन कर दिया, तो फिर भारत में मोदी और शाह की सरकार ईवीएम का महिमा मंडन क्यों कर रही है? क्या डोनाल्ड ट्रंप का फैसला भारत के ऊपर भी बड़ा प्रभाव डालेगा? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक मेरे साथ में जरूर बने रहें। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा फैसला इन दिनों, जिस फैसले ने भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार, मोदी शाह समेत सत्ता पक्ष की नींदें उड़ा दी है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो अभी तक लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सरेंडर करने, ऑपरेशन सिंदूर को रोकने, बिजनेस के लालच में मोदी के फंसने, लगातार 30-35 बार वो कहते आ रहे थे, मगर अब उन्होंने जो ऐलान किया है, उस ऐलान ने भारत को सीधे सीधे अपने प्रभाव में लेना शुरू कर दिया। यानी कि दोस्तों, जिस ईवीएम को लेकर के भारत में इतना हंगामा चल रहा है, जिस ईवीएम को लेकर के एक वक्त भारतीय जनता पार्टी ही पहली वो पार्टी थी देश की जिसने ईवीएम का विरोध किया था। भारतीय जनता पार्टी की एक बड़े नेता, देश के पहले नेता थे जिन्होंने ईवीएम के खिलाफ में पूरी किताब लिख डाली थी। भारतीय जनता पार्टी ही पहली पार्टी थी जिसके नेता लालकृष्ण आडवाणी ने ईवीएम के खिलाफ मुहिम छिड़ी थी। मगर अब मोदी और शाह को ईवीएम सबसे प्यारा है। मगर दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसला लिया, उस फैसले का प्रभाव भारत पर किस तौर पर पड़ेगा, यह आपको बताएंगे दोस्तों। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका में बड़ा चुनावी फर्जीवाड़ा हो रहा है। आरोप लगाते हैं कि मेल वोटिंग और धोखाधड़ी से, डाक वोटिंग के जरिए, ईवीएम के प्रयोग के जरिए किस तौर पर वहां पर सब कुछ किया जाता है। ईवीएम भरोसेमंद बिल्कुल नहीं है। हालांकि अमेरिका में आपको बताया कि चुनावी धोखाधड़ी बेहद कम है। 2020 चुनाव के बाद समीक्षा में सिर्फ 475 संभावित मामले सामने आए जो किसी भी तरह चुनावी नतीजे को प्रभावित नहीं कर सकते थे। ट्रंप भारत की तरह नहीं दोस्तों। राहुल गांधी ने जिस तरीके का आंकड़ा दिखाया कि 20% मतदान का फर्क हो जाता है, यानी कि सत्ता पक्ष के पक्ष में 20% वोट और विपक्ष के खिलाफ 20% वोट का फर्क पड़ जाता है भारत में, जो राहुल गांधी ने खुलासा किया। मगर अमेरिका में ऐसा नहीं था। अमेरिका में 700 कुछ ही ऐसे केसेस सामने आए थे दोस्तों। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ही एकमात्र देश है जो मेल वोटिंग करता है, जबकि सच यह है कि जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन समेत कई देश इसे अपनाते आ रहे थे, मगर अब वो भी बैन की सोच रहे हैं। दोस्तों, ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा करते हुए लिखा, मैं ईवीएम और डाक ईमेल के जरिए भेजे जाने वाले मत पत्रों से छुटकारा पाने, उन्हें बंद करने के लिए मैंने फैसला लिया है। गंभीर रूप से विवादास्पद वोटिंग मशीनों से भी छुटकारा पाने जा रहा हूं। हम दुनिया के एकमात्र ऐसे देश हैं जो मेल इन वोटिंग का इस्तेमाल करते हैं। अन्य सभी देशों ने बड़े पैमाने पर मतदान धोखाधड़ी के कारण इसे छोड़ दिया था। हम इसकी शुरुआत एक कार्यकारी आदेश पर साइन करके करेंगे, जो कि 2026 के मध्यावधि चुनाव से पहले किया जाएगा। दोस्तों, दरअसल अमेरिका में 2026 में, यानी कि यहां पर 2025 में भारत में इकलौता चुनाव है बिहार का, और अमेरिका में 2026 में एक मध्यावधि चुनाव है। उस चुनाव से पहले ईवीएम का प्रयोग पूर्ण रूप से बैन किया जाए। हालांकि वहां पर ईवीएम से मतदान नहीं होता दोस्तों, वहां पर मतदान तो बैलेट से ही होता है, लेकिन उसकी स्कैनिंग के जरिए काउंटिंग के लिए कुछ ऐसी तकनीक है जिसमें ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। अब उसे पूर्ण रूप से बैन किए जाने का फैसला डोनाल्ड ट्रंप ले चुके हैं। आपको बताएं कि 15 अगस्त को अलास्का में व्लादिमीर पुतिन से भी लगभग 3 घंटे की बैठक के बाद फॉक्स न्यूज से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि व्लादिमीर पुतिन, जो कि स्मार्ट इंसान है, उन्होंने कहा था कि डाक से मतदान के जरिए ईमानदार चुनाव नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि दुनिया में अब ऐसा कोई देश नहीं जो इसका इस्तेमाल करता हो।
दोस्तों, ईवीएम के किसी भी तरह के प्रयोग से चुनाव में गड़बड़ी और धोखाधड़ी की बात कहते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो चुनावी प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी को वापस लाने के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। ट्रंप का सबसे बड़ा निशाना डाक और ईमेल से मतदान है। उनका दावा है कि सभी बैलेट चुनाव दिवस तक पहुंच जाने चाहिए। सिर्फ पोस्टमार्क होना काफी नहीं है। यहां पर आपको बताएं दोस्तों कि अमेरिका में अधिकांश जगहों पर पहले से ही बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग होती है। वोटिंग मशीनें सिर्फ गिनती और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का काम करती हैं। अब ईवीएम का यह काम भी बंद कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। साथ ही वाटरमार्क वाले बैलेट पेपर की बात हो रही है। दोस्तों, अब आप सोचिए कि ट्रंप तो सत्ता में और वो खुद ईवीएम के किसी भी तरह के प्रयोग और डाक ईमेल के जरिए मतदान, उस बैलेट पेपर वोटिंग को बैन कर रहे हैं। मगर हमारे यहां देश में तो बीजेपी विपक्ष में होती है तो ईवीएम पर सवाल उठाती है, मगर 11 वर्षों से सत्ता में ईवीएम का गुणगान कर रही है। दोस्तों, जिस अंदाज में मौजूदा वक्त में पहले आपने देखा 2014 के बाद से लगातार विपक्ष ने ईवीएम को बताया कि इससे गड़बड़ी के चांसेस हैं, सत्ता पक्ष ये कहने लगा ये तो फुल प्रूफ है, इसमें गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। दोस्तों, यही लाइन अपने आप में ही सबसे बड़ी घपले और घोटाले की लाइन है। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो फुल प्रूफ हो, जिसमें तकनीकी तौर पर किसी भी तरह का घाल-मिल ना किया जा सकता। आपके बैंक अकाउंट कितने सुरक्षित होते हैं, मिनटों में गायब हो जाते हैं आपके सारे के सारे पैसे। रोजाना आप सुनते होंगे कोई ना कोई ऐसी खबरें। तो दोस्तों, किस तौर पर, किस अंदाज में चुनाव आयोग से ज्यादा तो सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी ही ईवीएम के बचाव में उतर आया है और उतरता रहा है। मगर क्या डोनाल्ड ट्रंप जो फैसला लेने जा रहे हैं उस फैसले का प्रभाव सिर्फ अमेरिका में रहेगा? वो फैसला सिर्फ अमेरिका के लिए होगा या फिर आने वाले दिनों में ईवीएम की जो मैन्युफैक्चरिंग है उस मैन्युफैक्चरिंग पर भी किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ेगा, या फिर दूसरे देशों में भी जहां जहां ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं वहां भी इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? आपको बताता हूं। मगर उससे पहले दोस्तों, बीजेपी का दोहरा चरित्र आपको दिखा दे। साल 2009 में बीजेपी के जब उस वक्त विपक्ष में थी तब ईवीएम बैन करने की बात कही बीजेपी ने। बीजेपी के बड़े नेता ईवीएम के खिलाफ किताब लिख डाली। अडवाणी जी ने तो बाकायदा एक मुहिम चला दी थी। दोस्तों, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं कवर कर रहा था उस घटना को। किस तौर पर 2009 के अंदर जब दूसरी बार डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बनी, आपको याद होगा साल 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि साहब अब तो अगले कई टर्म तक बीजेपी सरकार में रहेगी। इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया। मगर क्या हुआ? जनता ने एक झटके में बीजेपी को हटा दिया। साल 2004 आपको याद है क्या हुआ था? उससे पहले 2002 की घटना हुई थी। गोधरा के बाद में गुजरात में राइट्स हुआ था जिसमें किस तौर पर मुसलमानों को चुन चुन करके मारा गया था। जाने तो दोनों तरफ से गई थी, मगर जिस तरीके से देश के एक बड़े मीडिया हाउस ने स्टिंग ऑपरेशन करके उन लोगों के नकाब चेहरे से नोचे थे, जिसमें बताया गया कि वोटर लिस्ट से मुस्लिम घरों की पहचान कर कर करके उन घरों में आगे लगाई गई। उन घरों में महिलाओं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं थी, उनके पेट फाड़ करके उनकी मौत के घाट उतारा गया था। खैर, और उसमें आरोपी थे यही नरेंद्र मोदी जो आज प्रधानमंत्री हैं। यह और बात है कि बाद में उनको क्लीन चिट मिली। मगर दोस्तों, उस गुजरात राइट के बाद में 2004 का जब चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से गायब हो जाती है और 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार बनती है। 2009 में लगा कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, मगर 2009 में फिर से कांग्रेस की सरकार बन जाती है। मगर उसके बाद साल 2009 में जब कांग्रेस सत्ता में थी, बीजेपी कई राज्यों में चुनाव हार रही थी। उस वक्त बीजेपी के प्रोधा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने चुनाव आयोग से लेकर ईवीएम पर तमाम सवाल खड़े किए थे। बीजेपी नेता और मौजूदा सांसद उस वक्त जीवीएल नरसिम्हा राव ने बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से लेकर लोकतंत्र के खतरे पर एक किताब लिख डाली थी। वक्त बदला, बीजेपी सत्ता में आई, उसी ईवीएम को फुल प्रूफ कदम बताते हुए उसकी पूजा करने लगी। क्या है इसके पीछे? खैर, अब तो मतदाता सूची में ही गड़बड़ी की खबरें आए। दोस्तों, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी इकलौती पार्टी है जिसने सबसे पहले ईवीएम का विरोध करना शुरू किया था 2009 में, जैसा कि मैंने आपको बताया।
लालकृष्ण आडवाणी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा था उस समय कि जब आयोग ईवीएम की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकता तो देश में इस माध्यम से चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं। वही बात तो कह रही है कांग्रेस, लगातार कह रही है, मगर गोदी मीडिया, डॉगी मीडिया, पालतू मीडिया और बुद्धिजीवियों के भेष में, पत्रकारों के भेष में बैठे हुए अंधभक्त ईवीएम को फुल प्रूफ बता रहे हैं। जिस ईवीएम को चुनाव आयोग कह चुका था कि फुल प्रूफ नहीं हो सकता कुछ भी, लेकिन गलतियों के चांसेस कम है। इसी बात पर लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि चुनाव आयोग अगर इस बात की गारंटी नहीं ले सकता तो फिर इससे क्यों कराया जा रहा है चुनाव। अब ऐसे में दोस्तों, आडवाणी ने बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराने की मांग न सिर्फ की बल्कि मुहिम चलाई। आडवाणी के उस बयान के बाद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम के विरोध में मुहिम चलाई थी। 2009 की घटना याद कीजिए। इसमें देश से लेकर विदेश के विशेषज्ञों से बातचीत का हवाला देकर ईवीएम से असुरक्षित चुनाव की बात कही गई। ईवीएम के विरोध का दौर चलता रहा। 5 साल उसके बाद गुजर गए, यानी 2009 से 2014 जब आया। और दोस्तों, यहां पर रुककर मैं आपको एक बात बताऊं कि दरअसल गुजराती लॉबी को लगता है मोदी शाह को कि उनके करिश्मे पर 2014 में बीजेपी की सरकार बन गई। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। एक बहुत बड़ा क्रेडिट अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल को जाता है बीजेपी की सरकार बनने में 2014 में, क्योंकि 2014 में बीजेपी की सरकार बनी नहीं थी। 2014 में कांग्रेस की मनमोहन सिंह की सरकार को उखाड़ फेंका था देश की जनता ने। जनता ने बदलाव करने के लिए वोट किया था, क्योंकि उससे पहले अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था लोकपाल, जन लोकपाल का, उसने पूरे देश में एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया था जिसमें कांग्रेस के, मैं आपको बताऊं दोस्तों, 2004 से 2009 तक कांग्रेस की सरकार को नीट एंड क्लीन सरकार कहा जाता। मगर 2009 के बाद में जिस तौर पर एक षड्यंत्र के तहत भी कुछ चीजें सही भी साबित हो सकती, मगर मैं षड्यंत्र इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से आरोप लगाए गए 2009 से 14 वाले यूपीए 2 की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार पर, सबसे पहला बड़ा आरोप लगा 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का, जो फेक फर्जी था, जिसे सीएजी के उस वक्त के विनोद राय हुआ करते थे, मुझे जहां तक याद पड़ता है, विनोद राय जो मुखिया थे सीएजी ने, उन्होंने 1,76,000 करोड़ रुपयों के घोटाले का आरोप लगाया और उसके बाद में पूरा का पूरा मुहिम तैयार किया गया। और इसके साथ में कोलगेट घोटाला, कोयला घोटाले की बात सामने लाएगी। उससे पहले कॉमनवेल्थ गेम, क्योंकि वो भी 2010 में हुआ था, उसमें बड़े घोटाले की बात कही गई और कई सारी चीजें इस अंदाज में साथ लाई गई और जनता में मीडिया ने इस तौर पर प्रचार किया। अगर दोस्तों वो मीडिया आज वही रोल निभा देना इस वक्त राहुल गांधी जिस मुहिम को लेकर बिहार में कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं 1.5 महीने से ज्यादा मोदी सरकार चल नहीं पाएगी। एनडीए के सहयोगी छोड़ छोड़ करके भागेंगे, क्योंकि उनको बीजेपी से प्यार नहीं है, उनकी जरूरत बीजेपी की है और बीजेपी को उनकी जरूरत है, इसलिए साथ में बने हुए। लेकिन जब जनता खिलाफ हो जाएगी, और जनता खिलाफ कैसे होती है दोस्तों, जनता को जागरूक करना पड़ता है, जनता के बीच में जाना पड़ता है। मगर आप जनता के बीच में जाएं और अगर मीडिया उसको दिखाए ही ना तो उसका इंपैक्ट नहीं पड़ता है। मुझे याद है अन्ना अरविंद केजरीवाल के उस मोमेंट को मीडिया ने किस तौर पर दिखाया था। कई सारे पत्रकारों ने उस मुहिम में, पत्रकारिता छोड़ करके उस मुहिम में शामिल हो गए थे, पार्टी ज्वाइन कर ली थी। ऐसा लगता था कि एक बड़ा आंदोलन है। आज की डेट में मीडिया अगर वो रोल निभा दे देश की खातिर, तो मोदी शाह की सरकार 1.5 महीने में गिर जाएगी दोस्तों। ये मैं अपने तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूं। मगर दोस्तों, किस तौर पर झूठे प्रोपेगेंडे के तहत यूपीए 2 के खिलाफ में ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया और देश की जनता ने में मान लिया कि हाँ बिल्कुल सच कहा जा रहा है। और गुजराती लॉबी जो आए, वो 1.5 घंटा के जो भाषण पहली बार टीवी के इतिहास में हुआ था कि कोई नेता रैली को संबोधित कर रहा और उसकी पूरी की पूरी स्पीच लाइव दिखाई जा रही, क्योंकि गुजराती लॉबी ने मीडिया को हाईजेक कर लिया था पैसों से। ये आरोप लगते हैं। प्रशांत किशोर जो आज बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, ये उस वक्त मोदी के चुनाव को, बीजेपी के चुनाव को मैनेज कर रहे थे। अब की बार मोदी सरकार, उन्हीं का नारा दिया हुआ था, बहुत हुई इस चीज की मार, अब की बार ये सरकार। तो उस वक्त मीडिया को हाईजेक करके, मीडिया में भारतीय इतिहास में कभी ऐसा 2014 के पहले नहीं हुआ था कि किसी भी बड़े से बड़े नेता उसका पूरा का पूरा 2-2 घंटे का भाषण लाइव दिखाया जाए। मगर टीवी में पूरा का पूरा स्पेस हाईजेक किया गया, विपक्ष के स्पेस को पूरा का पूरा खत्म किया गया।
एक तरफ मोदी के भाषण और उससे पहले अन्ना अरविंद का मोमेंट एक ऐसा देश में माहौल बनाया था। खैर, ये एक अलग बात हो गई। मगर उस बीच में दोस्तों 2004 में भारतीय जनता पार्टी हारती है, 9 में माहौल बनाया जाता है, 14 में बीजेपी आती है। और वो बीजेपी जो पूरे देश में कह रही थी कि ईवीएम गलत है, ईवीएम पर चुप्पी साध लेती, कहती नहीं ईवीएम बिल्कुल सही है। दोस्तों बम्पर तरीके से सत्ता में 2014 में आई। भारतीय जनता पार्टी का ईवीएम के खिलाफ किया जाने वाला लंबा विरोध भी खत्म हो चुका था। ईवीएम की पूजा करने लगे थे और अब कांग्रेस ईवीएम और अब मतदाता सूची पर आंदोलन कर रही है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जिस अंदाज में आंदोलन उस वक्त हुआ था, जिस अंदाज में मीडिया ने दिखाया था, आज की डेट में अगर उस हिसाब से मीडिया निष्पक्ष होकर के दिखाए तो फिर इस वक्त एक बड़ा तूफान जिसका सामना सत्ता पक्ष शायद ही कर पाएगा। मगर ऐसी स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसला लिया है दोस्तों, जाहिर तौर आपको बताएं कि दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं, जर्मनी से लेकर दूसरे देश, जहां ईवीएम का आविष्कार हुआ, उन लोगों ने एक आध 2-4 चुनाव कराए, उसके बाद हटा दिया ईवीएम को, क्योंकि गड़बड़ियों के चांसेस हैं। और ऐसी स्थिति में भारत में ये कितना हास्यास्पद है, बीजेपी ये कहती है गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। दोस्तों इंसान ही नहीं बनाया उसे, क्यों नहीं गड़बड़ी हो सकती है? अब ऐसे में क्या डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले का प्रभाव भारत पर किसी तरीके का पड़ेगा? इंतजार करना होगा। फिलहाल आप क्या कहेंगे? राहुल के आंदोलन, ईवीएम पर बैन और भारत में ईवीएम को लेकर के अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।